दोस्तों एपीजीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए हम लोग आज हिस्ट्री का अध्याय 8 देखते हैं, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। ठीक, लोहार की दुकान पर प्रभाकर जो है लोहार की दुकान पे जाता है और देखता है कि लोहार हथौड़े से प्रभाकर लोहार को काम करते हुए देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हाशियों जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। ठीक दूसरी ओर मिट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं लोहे के औजार और खेती। ठीक, लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महाप्रसाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए फलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल में कृषि उत्पादन बढ़ गई। ठीक, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम ये पहले देख लीजिए। ये लोहे के फाल थे, इसी तरह चिमटी बनता था, लोहा का फाल बनता था, हाशिया बनता था। ठीक, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, सिंचाई। ठीक, समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राजाओं का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाई गया है। खाली स्थान को सही से भरें। लोग द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों के लाभ मिले क्योंकि उस उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसान को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाने और धन खर्च किया। गांव में कौन रहते थे, आज हम देखते हैं कि गांव में कौन कौन लोग रहते थे उनके बारे में। ठीक, उस उपमहाद्वीपों के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बिल्लाला, साधारण इलाकों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, काडेसियार और आदिमय कहलाते थे। ठीक, देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। ठीक, कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद अनुवंशिकीय था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम भी करते थे। ठीक, ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिसके
पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करने अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं, ठीक, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इसकी रचना करीब 23 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा गया क्योंकि मदुरैया के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल गांवों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते थे। ठीक, नगर क्या कहती हैं, ठीक, नगर क्या कहती हैं। कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकला और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानी है जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यह एक जातक कथा थी, कई हैं, जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। एक निर्धन की चतुराई, ठीक। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर से आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियाँ और पत्तों से भर गया। उसका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियाँ और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते इन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गया। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़े के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठे दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। ठीक, आइए प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चलता है। शहर, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों के रेलिंग, स्तंभों या प्रवेश द्वार पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। अध्याय 5 में वाणिज्य। अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी
महाजनपद की राजधानी थे। जैसे कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर पारकोटों से घिरा होते थे। जैसे कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप गुस्लखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए उपयुक्त होते थे। प्राय ये वलकूप लोगों के घरों में होते थे। ठीक, महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिलते हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक न पाए हो। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ नए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसे ही एक वस्तुत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है, जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में भरूच ढूंढो। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णों को पढ़ो। सिक्के, ठीक, सिक्के पृष्ठ 82 पर दी गई है कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराना आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिए गए हैं। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृति को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहते हैं। ठीक, आइए आहत सिक्के, ठीक, आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोला होते थे। ये तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। ठीक, इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चित्र धब्बे से बनाए जाते थे, इसीलिए ये आहत सिक्के कहलाते थे। सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे और ईसाई की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। ठीक, विनिमय के अन्य साधन। ठीक, संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे थे। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चलने जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता था। ठीक, नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। ठीक, अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा, यह 25 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा। ठीक, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्ते पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालन शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाला दान का उल्लेख करते हैं। ठीक, प्रायतः शहर के राजा, रानी,
अधिकारी, व्यापारी तथा शिलाकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाला, माला बनाने वाला और इत्र बनाने वालों के लिए उल्लेख मिलता है। शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में आइए हम लोग देखते हैं कि शिल्प तथा शिल्पकार क्या होता है। ठीक, पूरा स्थलों में शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरीय काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ठीक, ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पकारों के अवशेष नहीं बचे। कोई जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरैया इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। ठीक, अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्होंने श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणी का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का विवरण करना था, जबकि व्यापारी की श्रेणी व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणी बैंकों के रूप में काम करते थे। यहाँ लोग पैसे जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ और धार्मिक स्थानों को दिया जाता था। सूत कातने और बुनने के लिए। ठीक, ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में ठीक अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है कि इनमें वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखाने में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। उन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, अक्षम महिलाओं, भिखुड़ियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता था। ठीक, इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकालने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें परिश्रमी मिलता था। उस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निश्चय उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता था। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकमेंडू। ठीक, मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में अरिकमेंडू पांडुचेरी में ढूंढो। पृष्ठ 88 में रोम के बारे में दी जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकमेंडू एक पतन था, जहां दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे, जहां ईंटों से बनाए गए ढांचा मिल हैं जो संभवतः गोदाम रहा हो, जहां भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरह से
पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहरे लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हीं इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे साँचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जा सकता है। ठीक ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोम लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहते होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। अनंतर मानचित्र 6 पृष्ठ 76 में रोम को ढूंढो। यह यूरोप से सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासक में से एक अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। अगस्टस का और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। अगस्टस ने बड़े बड़े रंग मंडल बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ियाँ जगहें होती थी जहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। इन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियाँ तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यह लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु एडवक्टर के जरिए शहर में स्नानागार, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। का सही बाबा।